नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं मुझे फिर से वडोदरा वॉइस के माध्यम से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बरसात का मज़ा लेते हुए दर्शकगण जो है वो हमेशा कुछ न कुछ यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए नज़र आते हैं और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमेशा ही हम ऐसा चाहते हैं कि हम कितने जल्दी कितने ज़्यादा स्वस्थ रहें और इसी स्वस्थता के एक टॉपिक के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। और आज हम यहाँ पे उपस्थित है वडोदरा के गोत्रे विस्तार के विनोबा आश्रम में। नेचुरोपैथ ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे नेचुरोपैथी से आपकी सारी बीमारियों को दूर किया जाता है। एक नज़र यहाँ के आश्रम के ऊपर भी करते हैं। बहुत ही रमणीय वातावरण है यहाँ पे। नेचुरोपैथ जो है वो प्राकृतिक चीज़ों से आपको जो है वो ठीक करता है। आपकी जो शरीर में हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपकी बॉडी के अंदर रहे, वो आपके शरीर के अंदर रहे कुछ तत्व होते हैं उनसे होती है। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं डॉक्टर भरत शाह और वो हमें बताएंगे कि नेचुरोपैथी जो है वो आखिर होती क्या है और नेचुरोपैथी में जो है वो कैसे कैसे प्रकार होते हैं और कैसे हम नेचुरोपैथी के द्वारा हमारे शरीर में जो भी बीमारियाँ आती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। वडोदरा के गोत्रे विस्तार में आया हुआ ये नेचुरोपैथी सेंटर है वो अपने आप में ही एक अलग कहानी है। पिछले कम से कम 50 वर्ष से ये आश्रम यहाँ पे है और यहाँ पे जो है इस आश्रम का वातावरण जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत है और ऐसे ही शांत वातावरण में रह जाने का मन करे ऐसे यहाँ के लोग हैं। और आइए अब जुड़ते हैं डॉक्टर भरत शाह से और उनसे जानते हैं आखिर में नेचुरोपैथी के द्वारा हम कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और आखिर में नेचुरोपैथी क्या होता है। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा वॉइस के माध्यम पे। आज हम यहाँ पे जुड़े हैं। सर, बहुत सारी ट्रीटमेंट है साइंस में और जब बात करते हैं नेचुरोपैथी की तो नेचुरोपैथी सबसे अलग कैसे है? जी, नेचुरोपैथी का मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा। हमारे शरीर के अंदर कुदरत ने रोग को ठीक करने की और हमें स्वस्थ रखने की शक्ति रखी हुई है। जैसे हमें कुछ लगता है, स्किन कटती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्टिचेस लेते हैं। डॉक्टर का काम है स्टिचेस लेकर कटी हुई चमड़ी को नज़दीक रखना, पर चमड़ी का जो जुड़ना है, यूनियन ऑफ द स्किन, हीलिंग ऑफ द स्किन, वो तो हमारा शरीर ही करता है। उसी तरह से जब फ्रैक्चर होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डी के दोनों छोर को नज़दीक रखते हैं, प्लास्टर देते हैं, पर एक्चुअल जो बोन का यूनियन है, उसका हीलिंग है, वो तो हमारा शरीर ही करता है। तो जहाँ पे चमड़ी में हीलिंग होता है, बोन में हीलिंग होता है, ऐसी शक्ति कुदरत ने हमारे हर एक कोश, हर एक सेल में रखी हुई है और उसी का उपयोग करके ठीक होना ये नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी में जनरली जो पंचमहाभूत है उसी का उपयोग किया जाता है। आहार में बदलाव आता है, शरीर की शुद्धि की ट्रीटमेंट होती है, फिजियोथेरेपी होती है, मन के लिए शांति, योग वगैरह का भी उपाय होते हैं और ये सभी का सम्मिलन करके सारवार होती है। सर, बात करें आजकल की लाइफस्टाइल की तो लोग जो है वो भागदौड़ भरी ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही में खाना पीना जो होता है वो अब बहुत अलग हो गया है पहले से। फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, लोगों को रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप काम करना है और उसके साथ ही लोग इजी रास्ता अपनाने लगे हैं। लोग यूट्यूब देख करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और अच्छा और स्वस्थ रहने के लिए हमें एक क्या ऐसे उपाय करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जी, आज का जो जीवन है आपने बताया भागदौड़ वाला जीवन है, पर कुदरत ने हमारा शरीर उस हिसाब से बनाया नहीं। हम जितना भी चाहे एक बीज बोते हैं तो उसको उगाने में समय लगता है। आज बीज बो दिया और दूसरे दिन हम चाहे कि भाई एक महीने में आम हो जाए तो वो कभी संभव नहीं होता। कुदरत की अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक गति है और उस नियम को तो हमें पालना पड़ेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि एक चीज़ ले ली, एक चीज़ कर ली तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये कभी होता नहीं है। हमारी जो पूरी जीवन शैली है, हमारा आहार, हमारा विहार, कसरत करते हैं नहीं करते हैं, आराम
या नींद कैसी लेते हैं, कितनी लेते हैं, हमारा मन शांत रहता है कि तनाव में रहता है, हमारी हृदय की भावनाएं कैसी है, और ये हमारा जो पर्यावरण है आसपास जिसमें हम रहते हैं, हवा, पानी, ज़मीन, तो ये सभी चीज़ें मिलके हमारे शरीर ऊपर असर करते हैं और एक सभी का मिली जुली इफ़ेक्ट ही आती है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए मदद करती है। सर, जब बात भावनाओं की तो बात करते हैं अब डिप्रेशन की। आजकल लॉकडाउन पीरियड के बाद जो है वो सुसाइड केसेस बढ़ते हुए नज़र आ है, डिप्रेशन में रहते हैं। तो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अपसेट रहना, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी नाम की बीमारियां अब जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। तो एग्जैक्टली ये सारी, और इससे हम कैसे बचें, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जी, जब भी कोई तनावजनक परिस्थिति होती है, जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन है, लोग डरे हुए हैं, चिंता है मन के अंदर, या तो घर में कोई तकलीफ़ होती है, कोई फैमिली मेम्बर का लॉस होता है, या कोई आर्थिक परिस्थिति ख़राब हो जाती है, तभी हमारे अंदर एक तनावजन्य परिस्थिति खड़ी होती है और तनाव का प्रमाण बढ़ता है। जब तनाव का प्रमाण अमुक हद से ज़्यादा बढ़ता है और आदमी उसके ऊपर कोप अप नहीं कर सकता, तब उसके आगे चल के डिप्रेशन या ऐसी कोई बीमारी खड़ी होती है। तो सबसे महत्व की चीज़ ये है कि हमारी जो तनाव की परिस्थिति है उसको समझना, हमारे शरीर में तनाव के कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको बारे में ध्यान रखना और उसके लिए तुरंत उसके ऊपर काम करना। ये अगर हम करेंगे तो हम हमारे तनाव का अच्छी तरह से व्यवस्थापन कर पाएंगे और हम ठीक रह सकते हैं। बात करते हैं लाइफस्टाइल की यहाँ पे, तो किस तरीके का भोजन हमें लेना चाहिए, कितनी नींद हमें लेनी चाहिए, और हमें अपना दिनचर्या कैसा बनाना चाहिए जिससे हम एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकें। जी, भोजन निश्चित रूप से एक महत्व का अंग है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जो चीज़ हम सुबह से शाम तक लेते हैं और सालों तक लेते रहते हैं उसकी असर तो होगी ही होगी। और आज का दिन में ज़्यादा फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, बाहर जाके खाने का चलन बढ़ गया है। बाहर जाके हम जब खाते हैं तो कैसी चीज़ें उसमें डाली जाती है, डाले जाते हैं, तेल है या ऐसी चीज़ें होती है जो बार बार उसमें तला जाता है, उसके कारण भी उसमें पेरोक्साइड्स वगैरह डेवलप होता है। तो निश्चित रूप से घर का बनाया हुआ खाना और सादा खाना जो हमारा इंडियन भोजन है, जो उसकी पद्धति है, वो बिल्कुल सही है। कभी कभी मन करता है तो मिठाइयाँ ले सकते हैं, तली हुई चीज़ भी ले सकते हैं, पर उसका प्रमाण कम होना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में एक निश्चित प्रमाण में फल और सलाद का भी प्रमाण निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ में रखेगा। फल और तरकारियों में से, कच्ची जो सब्जियां होती है उसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उसका भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा रोल है, तो उसका भी एक निश्चित प्रमाण होना ज़रूरी है। भोजन में जो लेते हैं उसके अलावा भोजन के समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देरी से भोजन लेते हैं, देरी रात को तक भोजन करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। सूर्यास्त के बाद हमारा जो पाचन अग्नि है वो मंद हो जाता है, तो इसीलिए कहा गया कि सूर्यास्त से पहले भोजन लिया जाए, या हो सकता है उतना जल्दी, सूर्यास्त के बाद उतना जल्दी भोजन किया जाए। दो भोजन के बीच में भी 3 से 4 घंटे का अंतर होना ज़रूरी है। कई बार लोग बार बार खाते, थोड़ा खाते हैं, पर बार बार 2-2 घंटे में खाते या मंचिंग करते रहते, ये भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा भोजन करते हैं उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी है। कई बार हम मोबाइल में देखते देखते या टीवी में कुछ प्रोग्राम देखते देखते भोजन करते रहते हैं, तो उसकी भी पूरे सिस्टम पर उसी समय असर पड़ती है। तो मन शांत रहे, ऐसे भोजन हो, ठीक समय समय पे भोजन हो, नियमितता हो, दो भोजन के बीच में गैप हो, और जो सात्विक हमारा भोजन हो, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बात करें कोरोना वायरस की महामारी की, और लोगों की मनोस्थिति तो सही नहीं है, लेकिन आजकल लोगों में बीमारी से जूझने के लिए शक्ति से ज़्यादा डर बना है। तो हम इस डर को कैसे निकाल सकते हैं मन से, और साथ ही में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में ज़्यादा रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो हमारे अंदर ये डर है या चिंता है या एंग्जाइटी है, उसका महसूस करना ये बहुत ज़रूरी है।
जब आदमी डर में होता है या स्ट्रेस में ज़्यादा होता है तो इरिटेबल हो जाता है, कई बार अकेलापन महसूस करता है, बात करने का मन नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो जब भी हमें ऐसे कोई भी सिम्टम लगे तो तुरंत उसके लिए उसका मैनेजमेंट व्यवस्थापन करना ज़रूरी है। उसमें सबसे महत्व का है डीप ब्रीथिंग। जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तब या तो नियमित रूप से हम 4-5 मिनट के लिए भी शांति से बैठ के डीप ब्रीथिंग करें और सांस निकालते समय हमारा डर या चिंता निकल रही है, सांस लेते समय हम ऊर्जा पा रहे हैं, उत्साह पा रहे हैं या हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ रही है, ऐसी भावना करें। तो ये एक बहुत छोटी सी टूल है पर बहुत फ़ायदेमंद है। रहता है और जब स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो नियमित रूप से लंबे रिलैक्सेशन सेशन भी ले सकते हैं किसी की मदद लेकर, और ज़रूरत लगे तो हम काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। पर उसका व्यवस्थापन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। जी। कोरोना वायरस की जब महामारी चल रही थी, लोग बहुत चीज़ों से जूझ रहे थे। उस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके की दवाइयाँ जो है वो मार्केट में चलने लगी और बहुत लोग जो है वो बिना जाने सिर्फ मेडिकल स्टोर पे जा कर के दवाइयों का ले आकर के सेवन करते हैं। ये कहाँ तक सही है? अभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे ही दवाई लेना क्या शरीर के लिए स्वास्थ्य हानिकारक है या स्वास्थ्य के लिए ठीक है? जी, कोरोना वायरस का जो माहौल है उसमें निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि डर है, चिंता है लोगों के मन में, और उसके कारण कई सारी दवाइयाँ लोग लेते हैं। दवाइयों में हम दो तरह के उसको वो सी है, जिंक है, विटामिन डी है, तो उसका उपयोग उसकी निश्चित मात्रा में करना उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आदमी ले सकता है। वायरस को मारने वाली या तो उस वायरस के इन्फेक्शन में उपयोगी जो दवाई है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या एजिथ्रोमाइसिन है, ऐसी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जो दूसरी कुछ ड्रग है, उसका उपयोग बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के बिना किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। पर ये एलोपैथिक दवाइयाँ के अलावा भी कुछ चीज़ ऐसी है जो हम अपने रोग प्रतिकारक शक्ति को ठीक रखने के लिए बहुत उपयोगी होती है। उसमें सबसे पहला मैंने जो बताया वो है हमारी जीवन पद्धति, हमारा आहार विहार मन, उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सी जीवन पद्धति हम अपनाएं तो उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा नियमित रूप से कुछ औषधियाँ ऐसी है जैसे गिलोय है, जैसे कड़ू है, करियातू है, हल्दी है, आंवला है, ये सभी चीज़ों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाले कुछ द्रव्य है, तो उसका भी उपयोग हम नियमित रूप से कर सकते हैं। वो बिल्कुल हानिकारक चीज़ नहीं है, आराम से कुदरती चीज़ है और आराम से हम लंबे समय तक ले सकते हैं। तो उसका एक नियमित रूप से सेवन किया जाए, उसका काढ़ा है या तो उसकी जो समशमनी वटी है, गिलोय की घनवटी है, उसका उपयोग किया जाए तो बिल्कुल वो सेफ भी है और हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। फिर से बात करते हैं नेचुरोपैथी पे और जानते हैं कि कैसे प्रकार के यहाँ पे नेचुरोपैथी में जो है कैसे प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जाता है और उस बीमारियों को ठीक करने में कितना समय लगता है? एक तो जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय वाले रोग, जिसको हम कहेंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसका नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा उसका फ़ायदा या इलाज हम कह सकते हैं वो हो सकता है। हम जैसी जीवन पद्धति जीते हैं उसके कारण कई सारे रोग हमारे शरीर के अंदर पनपते हैं। तो अगर हम जीवन पद्धति को सुधारेंगे, शरीर में जो कुछ टॉक्सिन्स जमा हुए उसको निकालने के लिए कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, अलग अलग तरह के जोड़ों की जो तकलीफ़ है या आर्थराइटिस है, कमर दर्द है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरायासिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पाचन तंत्र की तकलीफ़ें है या श्वसन तंत्र की तकलीफ़ें जैसे अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, ऐसे रोगों में नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो पूरी ज़िंदगी उसकी दवाई लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टर भी ऐसा कई बार कहते हैं। नेचुरोपैथी में हमारा अनुभव ये रहा है कि अगर आदमी अपनी जीवन पद्धति को सुधारता है
शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस से पास होता है तो ये रोग बिल्कुल रिवर्सिबल है। कई हद तक वो रिवर्स हो सकता है, कई बार पूरी तरह भी रिवर्स हो सकता है। चलती है और थोड़ा लंबा समय उसकी ट्रीटमेंट चलाई जाती है तो बिना दवाइयों से ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है और लंबे समय तक वो नॉर्मल ये चीज़ ऐसी नहीं कि एक बार ट्रीटमेंट की 10 दिन या 15 दिन और बाद में अपनी जो गलत चीज़ें थी, आदतें थी, उसी को हम जीवन पद्धति में लेके आए और फिर भी हमारा रोग ठीक ही रहेगा, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। नेचुरोपैथी में आकर आदमी को अपने जीवन पद्धति में कहाँ पे सुधार लाना है वो समझना ज़रूरी है और उसमें जितना भी हो सकता है अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाना भी ज़रूरी बनता है। कितना समय ये और कितने लंबे समय से कितना क्रॉनिक है उस पर रहता है। कई लोगों को 10-15 दिन में फ़ायदा होता है, कई लोगों को शायद 1 महीना भी लग जाता है और यहाँ से जाने के बाद भी आदमी को थोड़े लंबे समय तक अपने जो लाइफस्टाइल है, आहार विहार है, उसमें फ़र्क पड़ना भी ज़रूरी बनता है। जब बात करें हमें अपने आप को स्वस्थ रखने की, तब बात करते हैं हम बॉडी डिटॉक्स करने की, शरीर को अंदर से साफ़ करने की। तो आजकल मार्केट में जो है वो टैबलेट्स भी मिलती है कि आप खा लो और आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। कुछ ऐसे लिक्विड द्रव्य मिलते हैं जिसको पीने से आपका बॉडी एक ही बार में या 2 बार में डिटॉक्स हो जाएगा। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक मिथ है, और शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए या फिर कहते हैं डिटॉक्स करने के लिए आखिर में नेचुरोपैथ में क्या पद्धति है? ये मानना कि हम चाहे ऐसी जीवन पद्धति जी लें और कुछ टैबलेट ले ले या कोई लिक्विड ले ले या कोई द्रव्य ले ले और उससे हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी बनता है कि शरीर के अंदर हमारी जीवन शैली के कारण कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होती है। हम जिस हिसाब से भोजन करते हैं, जिस हिसाब से नींद लेते हैं, जिस हिसाब से मन का स्वास्थ्य रखते हैं, उस हिसाब से पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है और उसके कारण शरीर के अंदर कुछ न कुछ विषद्रव्य या टॉक्सिन या तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होती है। अगर हमको इसको निकालना है तो सबसे पहले जिसके कारण ये जमा हुआ है, ये सभी कारणों को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। हमें अपनी जीवन पद्धति को समझना होगा, जहाँ जहाँ पे भी गलतियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, उसको सुधारना होगा और थोड़ा लंबे समय तक उसको सुधारना होगा। निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है, कुछ ट्रीटमेंट ऐसी ज़रूर है जो उसमें फ़ायदा करती है। अगर आदमी फ्रूट डाइट पे थोड़ा समय रहता है तो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलता है, फास्टिंग करता है, उपवास करता है तो भी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलता है। कुछ नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट ऐसी है जैसे मसाज है, स्टीम है, एनिमा है, मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी, उससे भी कचरे को बाहर निकलने में मदद मिलता है। पर अगर हम अपनी जीवन पद्धति को बदलते नहीं है और सिर्फ कोई द्रव्य लेकर हम डिटॉक्स हो जाएंगे, ये मानना तो मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल है। जी, अब बात करते हैं महिलाओं की। जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो नहीं कर पाती है, अपने आप को पूरा टाइम नहीं दे पाती है। वैसी महिलाओं के लिए कुछ छोटी मोटी टिप्स जो अपने आप को स्वस्थ रख सके, सुरक्षित रख के कोरोना से भी लड़ सके और साथ ही में अपने आप को फिट भी रख सके, क्योंकि महिलाओं को ऐसा होता है कि हमें अच्छा भी दिखना है, फिट भी रहना है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा समय दे पाए खुद को। तो वैसी महिलाओं के लिए क्या छोटे मोटे टिप्स देना चाहेंगे? जी, जो बात महिलाओं के लिए सही है वो भाइयों के लिए भी इतना ही सही है, हर एक व्यक्ति के लिए वो सही है। हम सबसे पहला तो इसके बारे में अवेयरनेस होना कि हमारा आहार इस हिसाब से हमारे शरीर के ऊपर नुकसान करता है या फ़ायदा करता है, और उसके बारे में जो आगे मैंने बताया ऐसा कुछ बदलाव लाना ये ज़रूरी है। उसमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। उसके साथ नियमित रूप से व्यायाम, आधे घंटे का ब्रिस्क वॉकिंग या कोई भी तरह की कसरत नियमित रूप से हो, ये ज़रूरी है। अच्छी तरह से नींद 7 या 8 घंटे की नींद होना ये ज़रूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति हर रोज़ का 10 से 15 मिनट रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए निकालता है, चाहे वो ध्यान कर सकते हैं, चाहे वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहे वो रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो प्राणायाम कर सकते हैं, चाहे वो शवासन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो मन को रिलैक्स करे, मन के विचार को शांत करे, ऐसी कोई भी चीज़ का 10 से 15 मिनट जितना समय निकालना ये बहुत
चीज़ें इम्पोर्टेंट बनती है। तो ऐसी चीज़ों का अवेयरनेस रखें, इसके लिए हम थोड़ा सा भी प्रयत्न करें तो हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। साथ में बात करें आपके इस आश्रम की, तो ये आश्रम के अंदर आते ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें एनर्जी मिलती है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही शांत लगता है। और जहाँ बात करें ये आश्रम का जो नाम है वो विनोबा जी के नाम से है, तो ये आश्रम के पीछे की कहानी क्या है और आप कब से जुड़े हो इस आश्रम के साथ, वो बताएं। जी, ये आश्रम की शुरुआत हुई 1967 में। और विनोबा जी का बचपना बड़ौदा में गुजरा था। विनोबा जी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पर गांधी जी ने कहा कि मेरे अगर आध्यात्मिक वारसदार कोई है तो वो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। उनका बचपना बड़ौदा में गुजरा। उसके बाद वो वाराणसी गए और वहाँ से गांधी जी के आश्रम में रहे और उसके बाद अपने आश्रम पवनार, वर्धा के पास पवनार में उनका काफ़ी सारा समय गुजरा। उसके बाद उन्होंने भूदान मूवमेंट नाम का बहुत बड़ी मूवमेंट की, जिसके दौरान जो लैंडलेस लेबरर थे उनके लिए लोगों ने ज़मीन दी और लाखों एकड़ ज़मीन दान में मिली और जो भूमिहीन लोग थे उनके साथ वो बांटी गई। ये साल विनोबा जी का 150वीं जन्म जयंती का साल है, तो अच्छा है कि आपने इसके बहाने विनोबा जी को भी याद कर लिया। तो विनोबा जी का बचपना जो बड़ौदा में गुजरा था, तो उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे उनको लगा कि गांधी और विनोबा की याद में कुछ यहाँ ऐसी कोई सामाजिक प्रवृत्ति हो जो उनके स्वरूप दे सके। और उस निमित्त से 1967 में ये विनोबा आश्रम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा जिला सर्वोदय मंडल की ओर से शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ प्रवृत्तियाँ चली, उसके बाद 1978 में यहाँ पे निसर्गोपचार केंद्र की शुरुआत हुई और तब से लेकर निसर्गोपचार ये ट्रस्ट का महत्व की प्रवृत्ति रही हुई है। ये संस्था के पीछे बहुत सारे लोगों, बहुत सारे संत के आशीर्वाद है। जैसे विनोबा जी का नाम तो मैंने आपको दिया। जब ये संस्था का पहला मकान बना था तो रविशंकर महाराज, जिन्होंने गुजरात राज्य की स्थापना जिनके वरद हस्तों से हुई थी, उन्होंने यहाँ आके पहला मकान का खातमुहूर्त उनके हाथ हुआ था। और सावली के स्वामी जी थे, सावली वाले स्वामी जी, उनकी प्रेरणा से निसर्गोपचार की प्रवृत्ति यहाँ शुरू हुई। तो कई सारे संतों के आशीर्वाद इस भूमि में है, उसकी वजह से शायद आपको अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे बहुत पेशेंट्स आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर और यहाँ पे रुकते भी हैं, तो वो जो है आप पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसके ऊपर कुछ गौर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, यहाँ पे दो तरह के पेशेंट्स तक व्यक्ति आते हैं। एक कि जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ें है, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ऐसे कोई भी रोग है जिसका इलाज नेचुरोपैथी से हो सकता है, उसका इलाज नेचुरोपैथी से करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं, पर जो चाहते हैं स्वस्थ ही रहे, रोग से दूर रहे, तो अपनी जीवन पद्धति को ठीक करने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो जब आते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उनका कंसल्टेशन करते हैं, उनकी जो कुछ तकलीफ़ें है, जीवन पद्धति है, उसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। उसके बाद उनका डाइट का प्लानिंग डॉक्टर करते हैं, ट्रीटमेंट का प्लानिंग करते हैं। तो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट उस हिसाब से दी जाती है। हमारे किचन में उस हिसाब से उनके लिए जो ज़रूरी है ऐसा आहार पकाया जाता है और आहार यहाँ पे उनको दिया जाता है। उसके साथ साथ नियमित रूप से सुबह शाम योग के क्लासेस चलते हैं, जिसमें उनको भाग लेना होता है। उसके अलावा फिजियोथेरापी नियमित रूप से चलती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी चलते हैं और कई सारी बीमारियों के पीछे मन भी बहुत गहरी असर करता है। तो जब हम उनका कंसल्टेशन करते हैं तो मानसिक रूप से कोई तनाव है कि नहीं उसका भी एक असेसमेंट हम करते हैं और जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होता है तो हमारे साथ काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी मदद भी ली जाती है और उनका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो कैसे कम हो, मन से कैसे वो पुनः स्वस्थ रह सके, उसका भी कारोबार होता है। तो एक पूरी तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच से व्यक्ति की सारवार यहाँ पे चलती है। और जब 10 दिन 15 दिन के बाद व्यक्ति यहाँ से वापस जाते हैं घर, तो घर जाने के बाद उनको अपनी जीवन पद्धति में कहाँ पे क्या क्या फ़र्क करना चाहिए उसका भी गाइडेंस यहाँ से दिया जाता है। आपने हमारे साथ नेचुरोपैथी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर की और हमारे दर्शक हैं उनको वाकई में शायद बहुत ही अच्छा लगा होगा।
देख रहे हैं उन सब के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई ऐसी छोटी मोटी 2-4 टिप्स जो आप देंगे उनके लिए बहुत मदद रूप रहेगी? जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे नेचुरल तरीके ऐसे हैं जिसके द्वारा हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया ऐसा घर का भोजन, शुद्ध सात्विक आहार और नियमित आहार वो किया जाए, सुपाच्य आहार हो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पूरी 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद लें। तीसरा है मन को शांत करने के लिए नियमित रूप से हम शवासन करें या योग निद्रा का अभ्यास करें, अपने घर पे वो कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर हम बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं या किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो नियमित रूप से स्टीम इन्हेलेशन ले, उसमें अजवाइन डाल सकते हैं या सादा पानी का कर सकते हैं, तो दिन में 1 बार या 2 बार स्टीम इन्हेलेशन ले। और पांचवी चीज़, कुछ हर्ब्स ऐसी है जैसे तुलसी है, सौंठ है, कड़ू है, करियातू है, गिलोय है, उसका नियमित रूप से काढ़ा का सेवन करें या गिलोय घनवटी या शमशमनी वटी का नियमित रूप से सेवन करें। तो इतनी चीज़ अगर हम मिलाते हैं और वायरस से दूर रहने के लिए जो कुछ उपाय है वो उपाय हम अगर पालते हैं तो हम निश्चित रूप से उससे बच सकते हैं। जी, खूब खूब धन्यवाद आपका कीमती समय आपने दिया और आगे भी ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हमेशा ऐसे जुड़ते रहना चाहेंगे। वडोदरा वॉइस की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो पूरी संस्था है, आप लोग बहुत अच्छा काम करके लोगों के अंदर अवेयरनेस जो ला रहे हैं वो वाकई में बहुत प्रशंसनीय है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भरत शाह, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे नेचुरोपैथ के द्वारा जो है हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को जो है वो कैसे पूरी पद्धति से जो है वो साफ करके एक अच्छी जीवन शैली जो है वो ले सकते हैं। आज हम यहाँ पे थे वडोदरा के विनोबा आश्रम में और हमने ये भी जाना कि विनोबा जी का नाम इस आश्रम के साथ कैसे जुड़ा था और इन्होंने जैसे हमें बताया कि 150वीं जो है वो पुण्यतिथि होगी विनोबा जी की और ऐसे समय पे हम सब विनोबा जी को याद करें, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप लोग भी घर पे रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। जैसे ही डॉक्टर साहब ने आपको बताया, नेचुरोपैथी में छोटी छोटी चीज़ें जो है उन सब चीज़ों से हम कैसे कोरोना वायरस से भी लड़ सकते हैं और कैसे अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें घर पे करते रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस की महामारी फ़िलहाल चल ही रही है। सरकार के आदेशों के अनुसार जो है वो वडोदरा में अब बहुत सारे बड़े फेस्टिवल्स जो आ रहा है, उत्सव जो आ रहा है वो नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप लोग हमेशा ही भगवान को याद करते रहिएगा। साथ ही में बाहर निकलने के समय पे अपने आप को पूरे तरीके से कवर कीजिएगा, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिएगा। ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर निकलना बहुत ही टालिएगा। वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस। जय हिंद।